गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 9th ऑफ जून, तो हम बात कर रहे हैं 9th ऑफ जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। और उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और टेलीग्राम की लिंक पर जाकर आप कंटेंट देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास मॉर्निंग थॉट के लिए। दोस्तों, सिर्फ सोचने रहने से मंजिलें नहीं मिलती हैं, तमन्नाओं का शहर नहीं मिलता है। उसके लिए चलना ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। यानी अगर आप अपने आप को कहीं पर देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एबिलिटी को पहचानना पड़ेगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कहते हैं कि जो पानी फ्लो में होता है, ना उसमें बदबू आती है, ना उसमें सड़न होती है, ना उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। वो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी संवारता है और दिखने में भी मनोहर रहता है ना। और इसके अलावा जो पानी इकट्ठा होता है वो कैसा हो जाता है, उसमें बदबू भी आने लगती है, सड़न भी होने लगती है और वो किसी भी काम का नहीं रहता है। तो बहते हुए पानी की तरफ बनिए, समस्याओं को दूर करते चलिए, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानते हुए चलिए और अपनी कोशिशें जारी रखिए, तो निश्चित ही एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एस्ट्रेडिएशन डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 9 जून को मनाया जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए और जो भी सुरक्षा से रिलेटेड जो चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए ये जो दिन है, विश्व प्रत्यायन दिवस है, ये मनाया जाता है। अच्छा, ये कौन सी एजेंसी मनाती है वो देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के संयुक्त प्रयासों से ही इसकी स्टार्टिंग करी थी और इसी के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग के बारे में मैं इसकी स्टार्टिंग के बारे में बात करूं तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि 2007 में डिसाइड किया गया था कि इस तरीके का कोई दिन मनाया जाएगा। और उसके बाद 2008 से 9 जून को ये डे अक्रॉस द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाने लगा, मनाया जाने लगा। ठीक है, अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस यानी इंटरनेशनल रिकॉर्ड डे के बारे में। हम सबको अच्छे से पता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए। तो इसलिए इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हर साल 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस या इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स डे मनाया जाता है। और साथ ही आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था, इसके तहत इस बार की जो थीम है वो क्या है? हमारी भाषा हमारी विरासत। ठीक है, आवर लैंग्वेज आर हेरिटेज। इस थीम के साथ में हम ये डे मना रहे हैं। क्लियर है? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के बारे में यानी नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 11 मार्च को करी गई थी 1891 में। कहाँ पर? कोलकाता में। किस नाम से करी गई थी? तो इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग के नाम से। ठीक है, इसके बाद 1911 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली में इसको शिफ्ट किया गया तो इसकी जो बिल्डिंग बनाई गई है वो एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन की गई थी। ठीक है, सर एडविन लुटियन के द्वारा इसकी बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो बनकर ये तैयार हुआ था 1926 में। ठीक है ना, समझ में आ गया? और ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, जो भारत के जो अभिलेख है उनके उनकी देखभाल का काम इसके द्वारा किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा। क्लियर? देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रवाल त्रिभुज दिवस के बारे में यानी कोरल ट्रायंगल डे के बारे में, जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 9 जून को ही प्रवाल त्रिभुज दिवस यानी कोरल ट्रायंगल डे मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कोरल है जो त्रिभुज के आकार में है। ठीक है ना, तो इस वाले एरिया में ही कोरल ट्रायंगल डे मनाया जाता है। और इस एरिया के बारे में बात करूं तो एशिया का जो प्रशांत महासागरीय वाला क्षेत्र है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेत्से जैसे द्वीप आपको मिलेंगे। तो वहां पर महासागरीय क्षेत्र में जो प्रवाल प्रवाल है, महासागरीय जो जीवन है, महासागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें कोरल की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्रवाल त्रिभुज दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जून को। ठीक है, समझ में आ गया?
ओके, तो हमने कोरल ट्रायंगल डे कब मनाया है? 9 जून को मनाया है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। बिरसा मुंडा की जो ऐतिहासिक जो उनकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने ज़रूर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी इनकी स्टोरीज। तो जो स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा है उनकी पुण्यतिथि है कब? 9 जून को है। और ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा जी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा ने 1886 से लेकर 1890 के बीच में चाईबासा में एंटी मिशनरी और एंटी स्टैब्लिशमेंट गतिविधियों में भाग लिया था। यानी एंटी मिशनरी और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो एक्टिविटीज थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कब? 1886 से लेकर 1890 के बीच में। और 3 मार्च 1900 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद इनको 9 जून को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जब इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था तो 9 जून को ही सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद से 15 नवंबर 2000 को उनकी जयंती पर झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य भी बनाया गया था। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो झारखंड है वो बिहार से अलग होकर बना है ना। तो लेकिन वो किस दिन को बनाया गया था, तो हमें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि 15 नवंबर 2000 को उनकी जयंती पर झारखंड को बिहार से अलग करके उनको एक नया राज्य बनाया गया था। क्लियर हो गया? ये जानकारी है स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के बारे में, है ना। तो हमने बात कर ली कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा ऑन 19 19 सॉरी 9 जून। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं जीएसआई के बारे में। जीएसआई का मतलब क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जीएसआई के बारे में बात कर रहे हैं। यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। किसको नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह लेंगे डॉक्टर एस राजूसे की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? डॉक्टर एस राजूसे की जगह लेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, यानी कि जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो क्या काम करता है? तो स्पेशली इसका जो काम है वो पर्यावरण नियोजन, आपदा प्रबंधन और साथ में खनन की जो प्रक्रिया होती है, भूवैज्ञानिक जो मैप क्रिएट किया जाता है, उन सब के ऊपर काम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से। क्लियर? देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, है ना। यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 1851 में। कब करी गई थी? 1851 में इसकी स्थापना करी गई थी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएसआई के माध्यम से जो हमारा पृथ्वी विज्ञान है उससे रिलेटेड जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा। जीएसआई भारतीय सर्वेक्षण के अलावा जीएसआई भारत का दूसरा सबसे पुराना सर्वे के फील्ड में काम करने वाला एक संगठन है, जो स्पेशली जो खनन मंत्रालय है, खनन मिनिस्ट्री है, उसके तहत काम करता है। क्लियर हो गया? देखिए हम जो बात कर रहे हैं बीएसएनएल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बीएसएनएल में सुधार के लिए, ठीक है ना, उसमें के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूवमेंट दिया है 89,000 करोड़ रुपए की का, ठीक है ना। यानी इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए। ये अप्रूव्ड किया गया है 8 जून को। किसके द्वारा? हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पेक्ट्रम 4G और 5G के स्पेक्ट्रम का आवंटन भी होगा और उससे रिलेटेड जो काम है उसको भी किया जाएगा। और इसके पहले 2019 में अप्रूव किया गया था। 2019 में 69,000 करोड़ रुपए आवंटित दिए गए थे। किस लिए? बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए। और इसके बाद से बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए एक पैकेज लाया गया था, 2022 में स्वीकृत कर लिया गया था। कितना? 1.64 लाख करोड़ रुपए का। तो अब ये बोला गया है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और 89,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इसमें। इसके अप्रूव किया जाएगा रिवाइवल पैकेज के रूप में बीएसएनएल के लिए, ठीक है। तो हमने बात कर ली प्रीवियस रिवाइवल पैकेजेस के बारे में भी बात कर ली, 2019 के बारे में बात कर ली, 2022 के बारे में बात कर ली और 2023 के बारे में भी हमने बात कर ली। ओके,
पुनरुत्थान पैकेज का उद्देश्य क्या है? नेचुरल सी बात है कि जो रिवाइवल जो पैकेजेस होते हैं उसका मोटिव ही ये होता है कि जिस फील्ड में इस पैकेज को लगाया जाए उस फील्ड को पूरी तरीके से उसमें इन्वेस्ट करके उसमें काम किया जाए। देखो, जो बीएसएनएल है वो भारतीय गवर्नमेंट की एक दूरसंचार कंपनी है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें सुधार करने के लिए जो भारतीय सरकार है वो काम कर रही है। और इसका मोटिव ये है कि जो भारत के दूर दराज वाले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गांव हैं, वहां तक बीएसएनएल की सेवाएं पहुंचे। और इसके लिए 4G और 5G की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, और उसके लिए जो स्पेक्ट्रम है 4G और 5G का उसका आवंटन किया जाए, प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाए, और गांवों को भी कनेक्ट किया जाए 4G और 5G से, जो इंटरनेट की हाई स्पीड प्रोवाइड कराने का काम किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया? अब बीएसएनएल के बारे में बात करें तो बीएसएनएल 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था। कब? 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 100% भारतीय गवर्नमेंट के स्वामित्व वाली कंपनी है ये, यानी पूरी तरीके से सार्वजनिक या सरकारी कंपनी है जो भारत सरकार के तहत काम करती है। 2G, 3G, 4G जैसी ये जो सेवाएं उपलब्ध कराती है, डेटा सेंटर के रूप में काम करती है, वाईफाई सेवाएं देती है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इसका मुख्यालय हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका मुख्यालय हमें भारत के नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो, जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो हुड्डा सिटी सेंटर है वहां से और साइबर सिटी, इन दोनों के बीच में एक नई मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यानी जो हरियाणा का गुरुग्राम है वहाँ का जो हुड्डा सिटी सेंटर है और जो साइबर सिटी है उसके बीच में एक नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी, और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा। और इस पर कितना लागत आएगा? तो इस पर बोला गया है कि 5,452 करोड़ रुपए का लागत आएगा। 5,452 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये मेट्रो लाइन की अगर लंबाई देखें तो कितनी होगी? तो लगभग 28 किलोमीटर की लंबाई हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि जो रेड 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 ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, जो ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से काम करेगी। और इसके अलावा इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है उससे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की बात कही गई है इस मेट्रो लाइन के माध्यम से। क्लियर हो गया? ओके, हमने बात कर ली। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ न्यू मेट्रो लाइन बिटवीन हुड्डा सिटी सेंटर एंड साइबर सिटी इन गुड़गांव, हरियाणा। क्लियर है? देखिए, हम हरियाणा के बारे में अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हरियाणा का मैप अगर आप देखना चाहोगे तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा, और इस तीन तरफ से तो सिर्फ दिल्ली से कवर है ये। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, है ना। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ पर जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन उपस्थित है, रॉक गार्डन आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने देश भर में 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं महिला सुरक्षा के लिए, और 300 और केंद्र के लिए बजट भी स्वीकृत किया है। यानी कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक 733 वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। 733 वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये भी बोला जा रहा है कि 300 और केंद्र खोले जाएंगे, वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये वन स्टॉप सेंटर कहाँ पर काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये वन स्टॉप सेंटर हैं ये स्पेशली सेंटर पुलिस सुविधा के लिए, चिकित्सा के लिए, कानूनी सहायता के लिए, परामर्श देने के लिए, अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ हिंसा होती है तो उसके लिए, जो महिलाएं परेशानी में हैं, समस्या में हैं, उनको सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा वन स्टॉप सेंटर। स्पेशली कह दूं तो पूरी तरीके से महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित एक एजेंसी के रूप में काम करेगा। और इसके अलावा महिला हेल्पलाइन जो है ये रिलीज किया गया था। महिलाएं इस हेल्पलाइन के माध्यम से डायल करके अपनी समस्याओं को बता सकती हैं और मदद ले सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरीके से राष्ट्रीय योजना है ये, यानी पूरे भारत में इस योजना को स्टार्ट किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं से अगर कोई हिंसा होती है
कुछ भी उनके खिलाफ कोई भी तरीके की हिंसा की जाती है, मानसिक रूप से हिंसा की जाती है और सामाजिक रूप से हिंसा की जाती है, तो वो वन स्टॉप सेंटर में जाकर अपनी अपनी जो भी समस्या है उसको बता सकती है। और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करती है। किसके तहत काम करती है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत वन स्टॉप सेंटर योजना काम करेगी। क्लियर हो गया? ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है वो किसके तहत फंडेड है? तो ये फंडेड है निर्भया फंड के तहत। किसके तहत फंडेड है? तो निर्भया फंड के तहत इसको फंडेड किया गया है। ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो वन स्टॉप सेंटर हैं वो कई तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बांटे गए हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं करता है उनको जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है उससे जोड़ा गया है। पोषण ट्रैकर का इस्तेमाल किया गया है जिसका जिसका उपयोग 9 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा किया गया है। मातृत्व लाभ योजना है। मातृत्व लाभ योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत काम करती है और लगभग 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं को 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों से लगभग 13,650 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई और मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरे भारत में 1023 फास्ट कोर्ट स्थापित किए गए हैं। फास्ट कोर्ट जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो मामले जो कोर्ट में टाइम लगता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी से उससे निपटा जा सकता है। इसके अलावा 418 विशेष रूप से पॉक्सो कोर्ट भी हैं, यानी 418 पॉक्सो कोर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और निर्भया फंड, तो जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने निर्भया फंड लाया था और जिसमें 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है इस फंड के माध्यम से। यानी जो वन स्टॉप सेंटर है उससे रिलेटेड जो फंडिंग की जाती है वो निर्भया फंड से करी जाती है, जिसमें अभी तक 12,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो लाई गई हैं। देखिए, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो भारत के कच्चे इस्पात उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहले किस नंबर पर था? पहले 4th नंबर पे था, अब ये 2nd नंबर पर आ गया है, ये न्यूज़ है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 और 23 का जब सेशन आप देखोगे, फाइनेंशियल ईयर देखोगे, तो उसमें उत्पादन में लगभग 42% की वृद्धि देखने को मिली है। कितनी देखने को मिली है? 42% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। 2022 और 23 में जो शुद्ध निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को अगर हम देखें स्टील के फील्ड में, तो 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया गया है भारत के द्वारा, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भारत का स्टील निर्यात के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। ओके, तो हमने बात कर लिया इंडिया रोज फॉर्म द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील टू द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। क्लियर? अब देखो, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 10 इस्पात उत्पादक देशों के बारे में बात कर रहे हैं। हम देख लेते हैं भारत का कैसा उत्पादन था मार्च 2023 के अकॉर्डिंग है ये। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का देख सकते हैं स्थिति आप, तो ये नंबर 1 पर है, 95.7 मिलियन मीट्रिक टन चाइना की स्थिति है। इसके बाद आता है भारत 11.4, फिर जापान आ रहा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रसिया। यानी नंबर 1 पे चाइना, 2nd नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे जापान, 4th नंबर पे यूएसए और 5वें नंबर पर रसिया है। क्लियर? देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वरुणास्त्र हैवीवेट टारपीडो के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वरुणास्त्र हैवीवेट टारपीडो के बारे में बात कर रहे हैं। तो वरुणास्त्र हैवीवेट टारपीडो का जो पहला युद्धक परीक्षण है वो कर लिया गया है भारतीय नौसेना और डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। इसका जो पहला परीक्षण है वो कर लिया गया है। अब इसके माध्यम से जो भारत का पनडुब्बी रोधी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो दिखाया गया है। साथ में जो इंडिजीनियस नेवी के माध्यम से यानी जो स्वदेशी हमारी नौसेना है उसके ताकत को बढ़ाने की कोशिश करी गई है। अच्छा, ये जो टारपीडो है वो पनडुब्बी से दागा गया और साथ में मैं आपको बता दूं कि 40 किलोमीटर तक का ये लक्ष्य भेद सकता है। कितने किलोमीटर तक का? लगभग 40 किलोमीटर तक का लक्ष्य इसके द्वारा भेदा जा सकता है ना। तो क्लियर हो गया। देखो, वरुणास्त्र टारपीडो के बारे में बात करें
तो डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत जो विशाखापत्तनम वाला एरिया है, वहां पर जो नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला है, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था और विकसित किया गया था। ठीक है, और साथ में ही किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो इसको जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। पनडुब्बी रोधी टारपीडो है ये, यानी पनडुब्बी रोधी अगर कहीं पर हमला होता है तो उस हमला को ये अच्छे तरीके से उसे निपट सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा ये जो है 7 से 8 मीटर लंबा है और इसका वजन कितना है, तो इसका वजन 1500 किलोग्राम है, यानी 1500 किलोग्राम इसका वजन है। और इसका व्यास अगर आप देखोगे तो 533 मिलीमीटर इसका व्यास आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको दाग दिया जाता है तो उसके बाद 40 समुद्री मील और लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये यात्रा कर सकता है। आप देख सकते हो कि अगर दागे जाने के बाद इसकी स्पीड क्या है, तो 74 किलोमीटर यानी 74 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और 40 समुद्री मील तक की यात्रा कर सकता है। और साथ में 250 किलो वजनी वारहेड से इसको ले जाया जा सकता है। और जो इसका ऑपरेशनल रेंज है, जैसा कि हमने बात कर लिया है, तो 40 किलोग्राम इसका ऑपरेशनल रेंज है। जो वरुणास्त्र है उसको 2016 में भारतीय नौसेना के में शामिल किया गया था। यानी इसको शामिल कब किया गया था वरुणास्त्र को, तो भारतीय नौसेना में 2016 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर के रूप में काम करता है ये, है ना। हाँ, देखो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो वरुणास्त्र टारपीडो है उसका लाभ क्या है, उसके बेनिफिट है वो क्या है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो बेनिफिट है वो ये है कि जो वरुणास्त्र टारपीडो है उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, उसके माध्यम से पनडुब्बियों का पता लगाया जा सकता है और उसको नष्ट किया जा सकता है। साथ में ही इससे जो हमारी जो विदेशी नौसेना पर या विदेशी निर्यात पर, विदेशी आयात पर हम जो निर्भर हैं, उससे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। नौसेना के धन की बचत होगी और नौसेना को एक ऐसा प्रभावी हथियार मिला है जो पनडुब्बियों का विनाश कर सकता है, पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। पनडुब्बी मतलब सबमरीन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर है आपको, आप सबको? देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में, जिसको डीआरडीओ के माध्यम से जिसका परीक्षण किया गया है। ओडिशा के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इस द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में जो मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते थे, तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम जानते हैं, है ना, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। तो साथ में अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, स्पेशली ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण कर लिया गया है डीआरडीओ के द्वारा। क्लियर? तो हमने बात कर ली डीआरडीओ के बारे में, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसने जिसने जो है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। ठीक है, तो जो अग्नि प्राइम मिसाइल है एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज के बारे में बात करें तो इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर तक की, है ना। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी है, तो 1.5 टन है। कितनी है? 1.5 टन है। इसके व्यास के बारे में बात करूं तो 1.2 मीटर का इसका व्यास है और इसकी अगर ऊंचाई के बारे में हम बात करें तो 10.5 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। क्लियर हो गया? देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। तो जो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023 और 24 वाला, उसमें जो दूसरा मौद्रिक नीति है उसकी घोषणा कर दी गई है। तो दूसरी मौद्रिक नीति में जब घोषणा करी गई 8 जून को, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा बताया गया कि रेपो दर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी पिछला जो हमारा जो मौद्रिक नीति था उसमें भी रेपो दर 6.5% था और इस बार भी 6.5% ही है। जो स्थायी जमा सुविधा है, यानी जिसको हम एसडीएफ दर कहते हैं, वो भी 6.25% पर बनी हुई है। और सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर भी उसी रेट पर बनी हुई है, यानी 6.75% पर बनी हुई है। क्लियर है? तो हमने बात कर ली पॉलिसी रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 6.5%। रेपो रेट आपको याद हो जाना चाहिए। बैंक रेट इस समय क्या चल रहा है वो भी याद हो जाना चाहिए। तो बैंक रेट क्या चल रहा है? 6.75%। क्लियर? देखिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं भारत में मुद्रास्फीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल वाला 2023 का
जो सेशन था उसमें जो मुद्रास्फीति है कुछ कम देखी गई थी। साथ में ही हमने पढ़ा कुछ दिन पहले कि 2000 रुपए के जो नोट हैं उसकी वापसी हो रही है, उसको बैंक वापस ले रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि करेंसी सर्कुलेशन में गिरावट आ रही है और सरकारी खर्च में धीरे धीरे बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक 2000 रुपए के जो नोट है वो आरबीआई में पहुंच गए हैं लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए के, और लगभग ये 50% के 2000 रुपए के नोट की वापसी हो चुकी है, और लगभग 50% रुपए के जो 2000 के नोट हैं उनकी वापसी होनी अभी बाकी है। क्लियर। रेपो रेट के बारे में बात करें तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? देखो, रेपो रेट वो रेट होता है जिसके माध्यम से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अगर धन की कमी हो गई है तो पैसे उधार देता है उस रेट पर, रेपो रेट पर, ठीक है ना। यानी आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उधार दिया जाता है रेपो रेट पर। समझ में आ गया। मौद्रिक नीति समिति के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB, किसमें 45ZB के तहत ये बोला गया है कि केंद्र सरकार अपने मुद्रास्फीति का जो एम है उसको प्राप्त करने के लिए जो ब्याज दरें हैं उसको निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन कर सकती है। यानी जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें 6 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। और साथ में ही जो आरबीआई अधिनियम 1934 है उसकी धारा 45ZB में ये कहा गया है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 6 सदस्य होंगे। और साथ में ही पहली एमपीसी का गठन कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था, 29 सितंबर को। कब किया गया था? 2016 में किया गया था, 29 सितंबर को, है ना। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से 8 जून 2023 के बीच हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। देखिए, हम बात करते हैं तमिलनाडु की एक महिला है जिनका नाम है मुथमिज सेल्वी। क्या नाम है? मुथमिज सेल्वी। इनकी उम्र 36 साल की है। तमिलनाडु का जो जोहिल पट्टी है वहाँ की रहने वाली हैं और इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उस पर फतह हासिल करी है। तो तमिलनाडु की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करी है। और साथ में ही तमिलनाडु के जो खेल विकास और कल्याण मंत्री हैं जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन। क्या नाम है? उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने मुथमिस सेल्वी को उनकी जो उपलब्धि है उसके लिए सम्मानित किया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर देखने को हमें मिल जाएगा। ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में जब प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो संस्कृत लैंग्वेज में इसको देवगिरी कहा जाता है। तब तिब्बत में आप जाओगे तो चोमू लुंगमा कहा जाता है। चीन में चुमू लोंगमा फेंग कहा जाता है और नेपाल में इसको सागर माथा हम कहते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमने कई बार इनके बारे में पढ़ा है। 1953 में 29 मई को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे तेनसिंग नोर्गे शेरपा, उनके द्वारा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी गई थी। ठीक है ना। और इसके अलावा पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह करी थी तो जुंको ताबेई। ठीक है ना। और इसके अलावा जुंको ताबेई के नाम एक और रिकॉर्ड है कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उसमें 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला है, उस पर भी चढ़ने का रिकॉर्ड जुंको ताबेई के नाम है जो जापान से रिलेट करती हैं। भारत की पहली महिला जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी तो 1984 में करी गई थी। 1984 में करी गई थी किसके द्वारा? बिछेंद्री बिछेंद्री पाल के द्वारा करी गई थी। ठीक है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि वो महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की लगातार 2 बार चढ़ाई करी है, ये रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो रिकॉर्ड है भारत के संतोष यादव के नाम। किसके नाम? संतोष यादव के नाम ये रिकॉर्ड है। क्लियर। ये सारे रिकॉर्ड हैं जो हमें पता होने चाहिए। माउंट एवरेस्ट से जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो रेंज है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है उसका एक पार्ट है माउंट एवरेस्ट। क्लियर। जो चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पर, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर हमें देखने को मिल जाएगा, है ना। देखो, तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, बिल्कुल दक्षिणतम हिस्सा है, वो है तमिलनाडु, जिसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसकी जो सीमाएं हैं, इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 14 जनवरी 1969 को इसके बॉर्डर का निर्माण किया गया था। आप देखोगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर इसके मुहाने पर स्थित है।
और यहाँ पर जो खेती करी जाती है, तमिलनाडु केले के और फूल के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी यहाँ पर केला और फूल सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा आम, रबर, मूंगफली और नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमें ये पता चल गया कुछ कि क्या-क्या यहाँ पर खेती होती है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 235 हैं। कितनी हैं? 235 हैं और राज्यसभा में यहाँ से 18 सीटें जाती हैं और लोकसभा में यहाँ से 39 सीटें जाती हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक मिशन स्टार्ट किया गया, एक योजना स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन। क्या नाम है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना लाई गई है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के लिए। और इसकी घोषणा कब करी गई? तो इसकी घोषणा करी गई है 6 जून को, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24 के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले यूपी के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। 5 डेयरी एफपीओ स्थापित किए जाएंगे, है ना, जिससे इस मिशन को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ में कैबिनेट मंत्री है पशुधन और डेयरी विकास विभाग के, जिनका नाम है धर्मपाल सिंह के द्वारा गोमती नगर में लखनऊ में ना गोमती नगर, तो लखनऊ में गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन के कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है और डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया गया है। मतलब इसका जो लोगो है उसका भी निर्माण किया गया है और जो डेयरी विकास पोर्टल है इसका भी अनावरण किया गया है। कहाँ पर? जो पशुधन और डेयरी विभाग के मंत्री है धर्मपाल सिंह, उनके द्वारा। कहाँ पर? लखनऊ के गोमती नगर में। तो समझ में आ गया। यानी कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा, 5 जिलों में चलाया जाएगा। जो 5 डेयरी एफपीओ स्थापित किए जाएंगे और इसके बारे में जो जानकारी है वहाँ के जो डेयरी विकास विभाग के मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, उनके द्वारा दिया गया। गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जो जो ये मिशन है नंद बाबा मिशन, इसका लोगो और साथ में डेयरी विकास पोर्टल, इन दोनों का जो लोगो है उसको भी लॉन्च किया गया है। तो जानकारी मिल गई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हमने बात कर लिया नंद बाबा दुग्ध मिशन के बारे में। क्लियर? अब देखो भारतीय डेयरी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि भारत का जो डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में क्या स्टेटस है पूरी दुनिया में, है ना। तो देखा जाए तो भारत पूरी दुनिया में जो भी दूध का उत्पादन होता है उसमें भारत का योगदान 24% का है। कितना है? 24% का भारत का जो दुग्ध उत्पादन है वो देखा जाता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 दूध उत्पादक वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं तो हम देख सकते हैं। यूपी है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे राजस्थान है, थर्ड नंबर पे एमपी देखने को मिल जाएगा, फोर्थ नंबर पे गुजरात देखने को मिल जाएगा और फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और साथ में ही जो हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें 5% का योगदान है। कितना है? 5% का योगदान जो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है उससे रिलेट करता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 8 करोड़ से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कितने लोग? 8 करोड़ से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अब वर्ल्ड के आधार पर देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। वर्ल्ड के आधार पर अगर हम देखें तो भारत की जो स्थिति है 24% का वैश्विक उत्पादन कर रहा है। ठीक है, और साथ में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत। इसके बाद कौन कौन आता है? तो इसके बाद यूएसए है, चाइना है, पाकिस्तान है, ब्राजील है। यानी फर्स्ट नंबर पे इंडिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? तो यूएसए है, थर्ड नंबर पे कौन है? तो चाइना है, और फोर्थ नंबर पे कौन है? तो पाकिस्तान है, और फिफ्थ नंबर पे कौन है? तो ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। तो हमें ये समझ में आ गया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन में भारत का राज्य है।
यहाँ से पूरे भारत का जो भी उत्पादन होता है लगभग 17% तो सिर्फ यूपी से उत्पादन होता है ना। और साथ में ये भी बता दूं कि भारत में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो कितनी है, तो 406 ग्राम है। कितनी है? 4 से 6 ग्राम है। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, तो जो कोरियागढ़ राज्य है वहां पर योचेन में, ठीक है, एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2023, और जिसमें भारत को कितने मेडल मिले हैं, तो भारत को कुल 19 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं? भारत को कुल 19 मेडल मिले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये 19 मेडल हैं भारत को जो मिले हैं, इसमें 6 गोल्ड हैं, 7 इसमें सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। क्लियर हो गया? 6 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जापान फर्स्ट नंबर पे है, और इसके बाद चाइना जो है सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे भारत की स्थिति है। क्लियर? देखिए जो U20 है, U20 चैंपियनशिप है, जो कोरियागढ़ राज्य है उसके ये चेन में हुई है, उसकी प्रॉपर लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जो 19 मेडल भारत को मिले हैं वो सारे लिस्ट है, जिसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर, हमने इनको देखा होगा। पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी ये, जिनका नाम है गीतांजलि अय्यर। क्या नाम है? गीतांजलि अय्यर। इनका निधन हो गया है, तो हम इनके बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। हमने इनको ज़रूर स्क्रीन पे देखा होगा, जो पहले दूरदर्शन में समाचार को प्रस्तुत करने का काम करती थी, अंग्रेजी में समाचार पढ़ती थी, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर काम करती थी, जिनका नाम है गीतांजलि अय्यर। क्या नाम है? गीतांजलि अय्यर। तो इनका निधन हो गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 1971 में इन्होंने दूरदर्शन को ज्वाइन करा था, और इनको 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का भी अवार्ड दिया गया है। 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का भी अवार्ड इनको दिया गया है ना। तो इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, हमने पढ़ लिया गीतांजलि अय्यर के बारे में, जिनकी डेथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो दूरदर्शन में इंग्लिश में समाचार प्रस्तुत करती थी। ठीक है, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। फिर कल मिलेंगे नए समाचार के साथ में, नई न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और साथ में ही टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो खूब पॉजिटिव रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।